राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी, जिला अध्यक्ष बीटू पाठक जी, स्टेट चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मंजूर अंसारी साहब, पूर्व प्रत्याशी सज्जाद खान जी, संचालन कर रहे तनवीर आलम साहब, रुद्र शुक्ला जी, अमुक प्रियदर्शी जी, अकमल खान साहब, चंद्रशेखर शुक्ला जी, पर्यवेक्षक के तौर पर आए तनवीर आलम जी, रफत आलम साहब और बाकी जो कांग्रेस पार्टी के, जेएमएम के, आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं, सबका स्वागत करता हूँ। आप बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हैं, हजारों की तादाद में, इधर सड़क से लेकर के कुर्सियों तक जिधर देखिए हुजूम ही हुजूम है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। बाकी वालों, आने वाले 13 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ पाकी के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि झारखंड के भविष्य का भी फैसला करना है। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने लाल सूरज जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। मैं आज हजारों किलोमीटर दूर से चल करके आपके बीच में अपना दामन फैला के आपसे कहने आया हूं कि एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो चाहती हैं, जो सोचती हैं कि झारखंड दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए, और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं कि झारखंड के लोगों का है, यहाँ के निवासियों का है, झारखंड को दिल्ली से संचालित नहीं किया जा सकता है, झारखंड अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ेगा। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं, वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। इस भीड़ में तमाम ऐसे भी साथी आए होंगे जिन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया होगा कि 13 तारीख को किधर जाना है, क्या फैसला करना है। मैं शायद हजारों किलोमीटर दूर से चल के आपके बीच में यही कहने आया हूं कि अगर आपको यह लगता है कि इलेक्शन सिर्फ एक असेंबली का इलेक्शन है तो गलतफहमी है आपकी। यह सिर्फ एक विधायक चुनने का इलेक्शन नहीं है, यह इलेक्शन आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य तय करेगा। जिस संविधान को बचाने की लड़ाई लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने लड़ी है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लड़ी है, हेमंत सोरेन जी ने लड़ी है, लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ी है, तेजस्वी जी ने लड़ी है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का वक्त है। ये उसी लड़ाई की ताकत है कि 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पे आके अटक गए, और उसका परिणाम यह हुआ कि अगर आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार टिकी हुई है दिल्ली में गद्दी पर, तो उसे 2 बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा है। एक बिहार में बैसाखी है वो, और एक है आंध्र प्रदेश में, एक है चंद्रबाबू, एक है नीतीश बाबू। एक बैसाखी छिटकी, सरकार जमीन पर गिरी, और ये कभी भी हो सकता है। अगर आपने झारखंड और महाराष्ट्र में दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं, अगर इन दोनों राज्यों के परिणाम इंडिया गठबंधन के हक में आए, तो दिल्ली वाली जो सरकार है उसकी उम्र जो है वो 1-2 साल कम हो जाएगी, ये तय जान लीजिए। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। झारखंड वालों, याद करो कि आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब किस तरह से दिल्ली के इशारे पर उठा करके बिना किसी जुर्म के जेल भेजा गया और कई महीने जेल में रखा गया। ये चुनाव हेमंत सोरेन को जेल भेजने का बदला लेने का चुनाव है। ये पार्टी विधानसभा को तय करना है, और वो बदला कैसे ले सकते हैं? वो बदला आप ले सकते हैं भाजपा की नफरत की राजनीति को ठुकरा करके और गठबंधन के मोहब्बत की, प्रेम की राजनीति को अपना करके। एक तरफ भाजपा है जो नारा लगाएगी कटोगे तो बटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, अजीब अजीब नारा लगाते हैं, और एक तरफ गठबंधन खड़ा है जो आपसे कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो मैया सम्मान योजना जो है वो बढ़ा करके 1000 से 2500 रुपए कर दी जाएगी।
यहाँ माए बहने बैठी हैं। आपके लिए इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनी आपके खाते में खटाखट 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 2,500 रुपए हर महीने। जियो जियो मजा गया। इंडिया गठबंधन जो आपसे वादा कर रहा है खाद्य सुरक्षा गारंटी, 7 किलो राशन हर आदमी को फ्री, 7 किलो राशन हर आदमी को फ्री और 450 रुपए में गैस सिलेंडर। याद है नरेंद्र मोदी ने नारा लगा करके आए थे कि बहुत बड़ी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार 2014 में। उसका परिणाम क्या निकला? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो कितने का हो गया? 100 रुपए के पास। वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1000 रुपए के पार पहुंच गया। उन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आप भूल गए कि हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और उसकी लाश को रात के 2 बजे इसलिए जला दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। जी सर। ऐसे में उनके सारे नारे झूठे हैं, चाहे वो बेटी बचाओ का नारा हो, चाहे वो बहुत हुई महंगाई की मार का नारा हो। और इस बीच आए हैं क्या? उनके जितने नेता आए हैं कहते हैं झारखंड में सब घुसपैठिए हैं। मैं इस मंच पर खड़ा होकर के भाजपा के नेताओं से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, हेमंत बिश्व शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि झारखंड का नक्शा उठा के देख लीजिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनके झूठ के झांसे में मत आओ। आज घर जाना तो भारत का नक्शा उठा के देखना, भारत के नक्शे में देखना कि झारखंड कहां है। झारखंड की कोई भी सीमा किसी दूसरे देश से लगती ही नहीं है, तो घुसपैठ कैसे हो सकती है? मैं डिबेट करने को तैयार हूं। भाजपा का बड़े से बड़ा नेता बैठ जाए, हिमंता बिश्व शर्मा बैठ जाए, अमित शाह जी बैठ जाए, अगर ये साबित कर दें कि झारखंड की कोई भी सीमा बांग्लादेश से या किसी दूसरे देश से लड़ती है, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये आपको बरगला रहे हैं, ये आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये धोखेबाज लोग हैं। इनका काम है बात कुछ और करना, फायदा कुछ और उठाना। ये आपसे झूठ बोल के नारा लगाएंगे, ये कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे, आप कहोगे कि जुड़ेंगे तो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। झारखंड जुड़ेगा, आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा और हेमंत सोरेन और कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की जो सरकार है उसको फिर से रिपीट करेगा, विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। लाल सूरज आपके अपने प्रत्याशी हैं, धीरज जी को आप जानते हैं और मैंने सुना है कि यहां कुछ आजाद प्रत्याशी भी घूम रहे हैं। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। एक बात आप जान लो बाकी वाली, भाजपा बहुत शातिर है। वो जब जानती है कि हम सीधी लड़ाई में नहीं जीत पाएंगे ना, तो वो पीछे के रास्ते से कुछ दोस्त उतारती है। उन्हें पता है डायरेक्ट जीता नहीं जा सकता, तो फिर थोड़े वोट किसी तरह से कट जाए, 2000, 4000, 5000, 6000, किसी तरह से वोट कट जाए, तो उसका सीधा फायदा किसको होगा? भाजपा को होगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश करने आया हूं और खासतौर से अपने समाज के लोगों से गुजारिश करने आया हूं। आप सारे लोग मुझे जानते हैं, मुझे ऊपर वाले ने, खुदा ने, ईश्वर ने अगर शायरी की सलाहियत दी, कविता शायरी लिखने की सलाहियत दी, तो मैंने उसको इस्तेमाल महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शायरी लिखने से नहीं किया, बल्कि आपके आंसुओं को अपनी नज़्मों का हिस्सा बनाया। पूरे देश में आपके लिए बोलता रहा हूं और पिछले 2 साल से देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं। धीरज भाई हमारे साथ हुआ करते थे राज्यसभा में, ये गवाह है इस बात के कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर मैं लड़ रहा हूं, आपकी आवाज बन के बोल रहा हूं। देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में इस देश के हाकिम से आंख मिला करके आपके मुद्दों पर बोलता हूं, लड़ता हूं। डरता नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं लड़ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं उस बुनियाद पर आपसे ये कहने आया हूं। मैं कल बिहार था, गया में, परसों महाराष्ट्र में था, आज बाकी पहुंचा हूं। तो इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि भाजपा की बांटने की राजनीति से होशियार रहने की जरूरत है। और मैं अपने समाज के लोगों से विशेष तौर पे कह रहा हूं कि आपको और होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही आपका थोड़ा वोट काटेंगे, बांटेंगे, तो उसका नुकसान किसको होगा?
सीधे इंडिया गठबंधन को होगा। इसलिए मेरी आपसे अपील है, महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। 250 जो लोग बैठे हैं मेरी बात को गंभीरता से सुनेंगे। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान जीता। जीतने के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी है, साधु आदमी है, सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है बेफिक्र होके। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतर के उस सोते हुए फकीर के पास, संत के पास गया और उसे देख करके गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा, क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। तो क्या ईश्वर की दुनिया में, खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है? मेरे भाई, वो जो दिल्ली से लोग आए हैं, बड़े बड़े नेता आपके बीच में आएंगे, उन्होंने क्या किया? एक चलती हुई सरकार, एक आपका अपना बेटा, आपका अपना मुख्यमंत्री जो आपकी सुबह शाम सेवा करता है, हेमंत सोरेन, उसको उठाया और बिना किसी कारण के, बिना किसी जुर्म के सीधे जेल भेज दिया। और जब महीनों बाद उसकी जमानत हुई तो कोर्ट ने कहा कि क्यों भेजा गया था, कोई जुर्म ही नहीं है। धीरज साहू जी के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा चलाया भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी ने। आज भी 7 जगह पर इनकम टैक्स वाले रेड कर रहे हैं। मैं जब एयरपोर्ट पे आया हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए तो मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं रांची में। आज 7 जगह इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा यह सबसे सटीक सर्वे है इस चुनाव का कि भाजपा जब जब हारती है तब तब एजेंसियों को उतारती है। इसका मतलब झारखंड में भाजपा हार रही है और भाजपा को यह पता चल गया है कि फिर से यहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसलिए काम पर लगा दिए गए हैं एजेंसियों के लोग। मुख्यमंत्री भेजे गए, गृह मंत्री जी आए, बड़ी नफरत की खेती करने की कोशिश की गई झारखंड में। लेकिन ये झारखंड है, ये जानता है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। हमको आपको मिलजुल के रहना है। इसी गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन आदिवासी, कौन दलित, कौन मुसलमान, कौन सिख, आपके छप्पर में आग लगेगी तो सबसे पहले आपका पड़ोसी बुझाने आएगा। असम से हिमंत विश्व शर्मा नहीं आएंगे। ये आपको समझने की जरूरत है। ये पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाना चाहते हैं। इनका काम सिर्फ बांटने का है। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर से खड़ा हुआ, मैंने गिनाना शुरू किया, तब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बैठे थे। बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। 10 साल से सिर्फ बेच ही रहे। याद है इनका नारा, भाइयों बहनों, मैं देश के खजाने को लुटने नहीं दूंगा, चौकीदारी मेरे हाथ में सौंप दो। याद है वो नारा? आपने 2014 में चौकीदारी सौंप भी दी थी, लेकिन अंजाम क्या निकला? अब तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर प्रधानमंत्री जी से हर दिन ये सवाल पूछता हूं और उनके पास जवाब नहीं होता है। मैं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार? आप थक तो नहीं गए? उधर जो सड़क पे खड़े हैं, हो सकता है वो कार्यक्रम के बारे में उन्हें पता न रहा हो, जा रहे हो, रुक गए हो, पहले से मन न बनाया हो। मैं उन सबसे भी अनुरोध करता हूं, एक बार सुनिए हम सारे लोगों को। आप देखिए कि हम किस तरह की प्रेम की और मोहब्बत की, अपनेपन की, भाईचारे की, एकजुटता की राजनीति करने के लिए। एक तरफ नारे हैं कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे टाइप के। हम ये कह रहे हैं कि बटोगे तो अडानी और अंबानी का कर्जा माफ होगा और नहीं बटोगे तो किसानों का कर्जा माफ होगा। आप बटना मत। हम किसानों की बात करने के लिए आए हैं, नौजवानों की बात करने के लिए आए हैं, मैया सम्मान योजना की बात करने आए हैं। प्रधानमंत्री का नारा याद है, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 20 करोड़ रोजगार उधार है उनके ऊपर, देने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं पकौड़ा तलो। बताओ, आदमी ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, एमटेक बीटेक की डिग्री लेकर के वो पकौड़ा तले।
खुद तो बिना पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बन गए, हमसे आपसे कहते हैं पढ़ लिख करके आप जो है पकौड़ा तलिए, ऐसे कैसे चलेगा भाई? कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अगली लाइन पे तैयार रहना पाकी वालों। कहां सोया है चौकीदार। और देखिए मंच पे भी कितनी भीड़ है, इतनी तो आजकल अमित शाह जी की रैलियों में सामने होती है जितनी यहां मंच पे बैठे हुए हैं। तो इससे भी पता चलता है कि कितना शानदार माहौल है। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और अगली लाइन है ना, उस पर फिर आपका समर्थन मांगता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, मैं तो समझ रहा था मैं गांव में जा रहा हूं, लेकिन ये बड़े बड़े भोले सीधे साधे लोग हैं, लेकिन ये तो बड़े चतुर हैं। चाय नाम लेते ही इनको समझ में आ गया कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। मतलब मैं देश में कहीं भी जा रहा हूं, मैं चाय बोलता हूं, लोगों को स्वाद आ जाता है बिना पिए ही। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बताइए, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना, आपकी तालियों का शोर रांची तक भी जाए और उधर दिल्ली तक भी जाए। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी कर दी हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। भाइयों, आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि लाल सूरज जो है ना, वो अच्छे इंसान भी हैं। मैं पिछले 3-4 साल से इन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। धीरज साहू जी के साथ मैंने पार्लियामेंट में अच्छा खासा वक्त गुजारा है। जब मैं राज्यसभा का सदस्य बन के संसद में पहुंचा तो धीरज साहू जी वहां हमारा स्वागत करने के लिए तैयार थे, और इनके साथ हम पड़ोस की सीट पर बैठा करते थे पार्लियामेंट में। हम दुआ करते हैं, पार्लियामेंट सुनी हो गई है, जल्दी से फिर वापस पार्लियामेंट में आइए। हम यही दुआ करते हैं आपके लिए, और लाल सूरज के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक भी वोट बर्बाद मत करिए। एक भी वोट किसी निर्दलीय को, किसी छोटे मोटे जो पार्टी के लोग आए हैं, आप भी जानते हो जीत तो नहीं पाएंगे ना, जीतने के लिए चुनाव लड़ ही नहीं रहे, तो फिर काहे बर्बाद करोगे? नया झंडा पकड़ने का काहे शौक चढ़ा हुआ है? कोई नई पार्टी खड़ी होनी चाहती है तो उसकी बुनियाद में ईंट और गारा आप क्यों बनना चाहते हो? मैं अपने समाज के लोगों को समझाते हुए गुजारिश कर रहा हूं, मत बहकिए, मत बटिए, क्योंकि जब लड़ाई बड़ी होती है ना तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। हो सकता है कोई छोटी छोटी नाराजगी हो, कभी फोन ना उठा हो सकता है कभी आपके चहेते आदमी को टिकट ना मिला हो इसलिए नाराज हो, लेकिन जब बिगुल बच जाता है, जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो छोटी छोटी चीजें भुला देना चाहिए। पिछले वाले को आपने मौका दिया 5 साल, सड़कों की हालत ऐसी है कि इन सड़कों पर यात्रा करिए तो पता ही नहीं चलता कि आप यात्रा कर रहे हो या अंतिम यात्रा कर रहे हो। काम के नाम पे तो कुछ ही नहीं किया भाई ने। तो अब एक बार लाल सूरज आपसे अनुरोध कर रहे हैं, लाल सूरज युवा है, नाम में ही सूरज है तो रोशनी तो देंगे ही, ये तो तय है। नाम में ही सूरज है तो फिर प्रकाश और उजाला और रोशनी तो देंगे ही। नाम का कुछ ना कुछ तो असर रह ही जाता है इंसान पर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके मुद्दे पर
अपने स्टेट की असेंबली में लड़ेंगे। और एक चीज जान लीजिए, मैं पूरे झारखंड में घूम रहा हूं, पूरे झारखंड में मांडर से लेकर के, हटिया से लेकर के, मांडू से लेकर के, अभी लौट के खिजरी में जाऊंगा, कांके में जाऊंगा, पूरे झारखंड में घूम रहा हूं चुनाव प्रचार में। आप एक चीज जान लो, यहां गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कोई दो राय नहीं है। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी भाजपा के हाथ में कुछ नहीं आने जा रहा है, नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आने जा रहा है। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है, गठबंधन ही जीतेगा, हेमंत सोरेन दोबारा है। और भाजपा ने भी क्या किया, हेमंत के मुकाबले हिमंत को ले आए हैं असम से, वो कुछ भी आए बाएं बकते घूम रहे हैं, ध्यान ही मत दीजिए। ये सब 13 तारीख तक 20 तारीख तक बोलेंगे, उसके बाद कहां चले जाएंगे, अपने अपने घर वापस, कभी पलट के झांकने नहीं आएंगे। इसी गांव में प्यार से मोहब्बत से एक दूसरे के साथ बैठ के चाय की दुकान पे चाय पीना है, शाम को चकल्लस करना है, बकैती करनी है आपस में बैठ करके। तो आपस का भाईचारा क्यों खराब करें हम, किसी नेता की बात सुन करके आपस का भाईचारा कभी मत खराब करना। सूरज आपके बीच में अगर एमएलए बन के आते हैं तो कांग्रेस पार्टी की गारंटियों में, गठबंधन की गारंटियों में जो एक सबसे अच्छी गारंटी है मेरे युवा साथियों, वो है गारंटी शिक्षा की। और उसमें गठबंधन क्या कह रहा है कि सरकार बनते ही 24 जिले में 24 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएगी सरकार, गठबंधन की सरकार। यहां जो माए बहने बैठी हैं, आप नहीं पढ़ पाई अच्छे स्कूलों में, लेकिन आपका सपना होगा ना कि आपका बेटा आपकी बेटी अच्छे स्कूलों में पढ़े। तो सरकार क्या कह रही है, जैसे ही हमारी फिर से सरकार बनेगी, 24 जिले में 24 इंजीनियरिंग कॉलेज, 24 मेडिकल कॉलेज, 24 यूनिवर्सिटी और हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज। ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है, और ये घोषणा गठबंधन कर रहा है। ये घोषणा नरेंद्र मोदी जी के वादों की तरह जुमला नहीं है कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, आज तक किसी के खाते में कुछ नहीं आया। तो हमारे वादे पक्के हैं, हमारे वादे सच्चे हैं। ये जो नफरत की बात कर रहे हैं आके आपके बीच में, उनसे कहना कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। पार्टी वालों, इस चुनाव में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित भाई, क्या आदिवासी भाई, एकजुट होइए। राहुल गांधी जी पूरे देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान खतरे में है। भाजपा उसे बदलना चाहती है, भाजपा उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। उसको बचाने की जिम्मेदारी इस देश के दलित भाइयों की, आदिवासी भाइयों की, हम सबकी है। तो इस लड़ाई में आगे बढ़िए और गठबंधन के आपके अपने प्रत्याशी लाल सूरज साहब से, लाल है, पहले लाल है फिर सूरज है, लाल माँ का लाल जैसे होता है ना, तो ये आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके अपने हैं, और मुझे पता है ये आपको निराश नहीं करेंगे। और मैं अपने समाज के लोगों से वादा करते हुए कह रहा हूं, इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीच में हजारों किलोमीटर दूर से आया है। अगर नहीं देखना चाहते तो मत देखना लाल सूरज की तरफ, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को देख करके हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना। मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, ये आपके लिए खड़े मिलेंगे, आपका काम करेंगे। और अगर कभी आपको लगे कि इमरान प्रतापगढ़ी आपके कहने पे हमने वोट दिया था और लाल सूरज हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो चले आना मेरे पास, मेरे घर का दरवाजा 24 घंटे खुला है। मैं लाल सूरज का हाथ पकड़ के कहूंगा कि पार्टी के लोगों ने हमारी बात की लाज रखी थी, तो आपको भी यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आने वाले दिनों में अपनी सरकार से भी लड़ना पड़े तो लड़के आपको यहाँ के विकास काम करने पड़ेंगे, जो पिछले 5 साल में यहाँ के विधायक बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपस में लड़ाने वालों को ठुकरा दीजिए, आपस में नफरत की बात करने वालों को ठुकरा दीजिए, क्योंकि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। राहुल गांधी को याद करिए, 4000 किलोमीटर वो आदमी कहां से कहां तक चला, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा लगाता हुआ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं राहुल गांधी के साथ चला था, जब मैं चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं,
सियासतदान बाद में हैं, आप राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी जो इस दौर का गांधी है और लड़ रहा है आपके मुद्दों पर, जो कह रहा है जातिगत जनगणना करवा के रहूंगा। भाजपा किसी भी कीमत पर जातिगत जनगणना को रोक नहीं सकती है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं साथियों, अनुरोध करता हूं कि उठाइए एक हाथ और मुझे भरोसा दिलाइए। इधर पे जो लोग खड़े हैं सड़क पर, उनसे भी गुजारिश करता हूं, एक एक हाथ, कोई भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। लाल सूरज के समर्थन में आपका उठा हुआ ये एक एक हाथ इस बात की गवाही है कि आने वाली 13 तारीख को घरों से बाहर निकलना, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना, आपका हाथ के पंजे के सामने दबाया हुआ बटन, एक वोट सिर्फ लाल सूरज को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मिलेगा जिनका नाम हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन साहब को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, लालू प्रसाद यादव जी को मिलेगा, कॉमरेड साथियों को मिलेगा और आपका एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मेरी नजरें बाकी विधानसभा पर होंगी। मेरे आने पे मुझे मायूस मत करिएगा, मुझे मायूस मत करिएगा, मेरा दामन अपने वोटों से भर के वापस भेजिएगा। मैं एक बार फिर आपके बीच में आऊंगा 23 के बाद, यहाँ सरकार बन जाने के बाद आपका शुक्रिया अदा करने इसी मैदान में खूब सारी शायरी सुनाऊंगा। आज दूसरी सभा के लिए जाना है, इसलिए आपसे विदा लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।